हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना दोस्त एम के यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल माई केमिस्ट्री। तो आइए हम लोग अपना लेक्चर आगे बढ़ाते हैं और देखेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस क्या है एंड डिफ्यूजन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, जिसमें डिफ्यूजन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बात। ठीक है, तो सबसे पहले हमें फ्रीजिंग पॉइंट देख लेना चाहिए। फ्रीजिंग पॉइंट में नॉर्मली अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट, तो आप क्या बोलेंगे? आप बस इतना बोल देंगे कोई ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई भी लिक्विड फ्रीज होकर के सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। मैंने कहा बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। कोई ऐसा टेम्परेचर है जिस पर लिक्विड फ्रीज हो रहा है, यानी कि लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, उसे फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। लेकिन ये तो बेसिक डेफिनेशन है, इसको आप लोग बहुत ही अच्छे से सीखे होंगे, समझे होंगे, लेकिन 9th और 10th में अभी हमें क्या करना, थोड़ा अच्छा डेफिनेशन पढ़ना। फ्रीजिंग पॉइंट में अभी देखना क्या, ध्यान से सुने। आप देखेंगे दो टाइप के वेपर प्रेशर होगा। इसी मान लो यहाँ पे वाटर और ये इसी वाटर को, ये वाटर लिक्विड फॉर्म में है, यहाँ पे वाटर सॉलिड फॉर्म में यानी आइस है। तो आइस का कुछ वेपर प्रेशर होगा और लिक्विड का भी कुछ वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, आपको बस ये देखना है कि जब इस वाटर यानी कि वाटर का लिक्विड फॉर्म में वेपर प्रेशर, वाटर का सॉलिड फॉर्म में वेपर प्रेशर, ये दोनों जिस टेम्परेचर पे ये दोनों वेपर प्रेशर सेम होंगे ना, उसी टेम्परेचर को आप फ्रीजिंग पॉइंट का नाम दो। यानी कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे ये लिक्विड फेज है और ये है आपका सॉलिड फेज, ये वाटर है लिक्विड फॉर्म में और ये आइस है यानी कि सॉलिड फॉर्म में। इन दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए, या आप कह सकते हैं ये इक्विलिब्रियम में आ जाए। इक्विलिब्रियम में आने का मतलब अब ना तो ये मेल्ट हो, ना तो ये मेल्ट हो, ना तो ये फ्रीज हो। या आप कह सकते हैं अगर ये मेल्ट हो रहा है तो जिस हिसाब से मेल्ट हो रहा होगा उसी रेट से ये फ्रीज होने लगे। एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे फ्रीजिंग रेट ऑफ फ्रीजिंग दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ मेल्टिंग। जिस रेट से फ्रीज हो रहा है उसी रेट से मेल्ट होने लगी। तो एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर फ्रीजिंग का रेट मेल्टिंग के रेट की इक्वल हो जाए, उस टेम्परेचर को आप बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन ये है। ठीक है, तो आइए हम इसको आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि डिफ्यूजन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए था कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। तो एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा हो, लिक्विड में। देखिए सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा हो, उसी रेट से लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा होगा। दोनों रेट सेम हो जाए, और दोनों रेट अगर सेम हो जाए तो ये आप कहेंगे ये फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, अगर आपने कभी भी सॉल्वेंट, जैसे सॉल्वेंट का कोई पर्टिकुलर फ्रीजिंग पॉइंट है और आपने उसमें नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिला दिया, तो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिलाने से फ्रीजिंग पॉइंट थोड़ा सा डिक्रीज कर जाएगा। देखिए पहले फ्रीजिंग पॉइंट कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस। किसका? वाटर का। वाटर 0 डिग्री पे फ्रीज हो रहा था। लेकिन जैसे आपने उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉलिड यानी कि सॉल्ट डाल दिया, सॉल्ट डालते ही वो 2 डिग्री कम हो गया, यानी कि अब वो -2 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो रहा है। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। किसकी वजह से? एडिशनल सॉल्ट डालने से, एक्स्ट्रा सॉल्ट डालने। सॉल्ट क्या है? नॉन वोलेटाइल सॉलिड। जब भी कभी नॉन वोलेटाइल सॉलिड डालेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। कितना डिक्रीज होना हमें ये पता करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या देखना होगा, राउल्स लॉ। राउल्स लॉ का क्या कहना है? राउल्स लॉ का कहना है द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing the non-volatile solute lower than that of pure solid। ये बात आपको पता है कि अगर किसी प्योर सॉलिड का वेपर प्रेशर देखें और एक ऐसा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर देखें जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो आप देखेंगे कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाले सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। फिर therefore it would become equal to that of the solid solvent at a lower temperature। मेरे ख्याल से आप समझ गए क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको पता है पीएस की वैल्यू हमेशा पीएस नॉट से कम होती है। पीएस नॉट का मतलब क्या हुआ? पीएस नॉट का मतलब प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, और पीएस का मतलब है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। ठीक है, मैं एक छोटा सा ग्राफ बनाता हूं, जरा देखिए। मैंने कहा कि वाटर, ये वाटर को लेके चल रहा। वाटर जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करेंगे, वाटर का वेपर प्रेशर भी कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद सडनली वो बहुत तेजी से कम हो रहा हो। आप कहेंगे सर ये जो पोर्शन है ये किसका है? ये लिक्विड फेज का है, और ये जो पोर्शन ये किसका है? ये सॉलिड फेज का है। यहाँ पे सॉलिड फेज का और ये लिक्विड फेज का।
अगर मैं इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के बारे में, वो सेंटर वाले पॉइंट के बारे में बात करूं, इस वाले पॉइंट के बारे में बात करूं, तो इस पॉइंट पे आप देखेंगे ये वाटर का है और ये आइस का है। ये वाटर का ग्राफ है टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर, और ये आइस के लिए ग्राफ है टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर। लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे आप देखेंगे चाहे वाटर हो और चाहे आइस हो, दोनों का वेपर प्रेशर सेम है। तो एक ऐसा पॉइंट जहां पे वाटर का वेपर प्रेशर या आइस की वेपर प्रेशर के इक्वल है, या आप कह सकते हैं लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के इक्वल है, उस टेम्परेचर को आप बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पे ये जो टेम्परेचर, ये कौन सा टेम्परेचर है, ये फ्रीजिंग पॉइंट। तो आप किसका फ्रीजिंग पॉइंट बात कर रहे हैं, ये प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। लेकिन आपने क्या किया, आपने उसके अंदर सॉल्ट डाल दिया। सॉल्ट डालने से उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। और जब फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का डिक्रीज कर जाएगा तो ये जो ग्राफ है वो हर पॉइंट पे नीचे की तरफ आएगा। और जब नीचे की तरफ आ रहा होगा तो वो कहां पे इस सॉलिड वाले पोर्शन को कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है। पहले वो कहां पे कट कर रहा था, यहाँ पे, लेकिन जैसे उसमें आपने सॉल्वेंट डाला वो यहाँ पे आके कट करने लगा। तो आप कहेंगे कि अब उसका वेपर प्रेशर कुछ डिक्रीज हुआ। कितना वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ, डेल्टा पी ये है, ये वेपर प्रेशर इतना डिक्रीज हुआ। और वेपर प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से डेल्टा टी कितना हो गया, डेल्टा टीएफ कितना हो गया, ये हो गया। आपने कहा कि सर फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज कर गया, वेपर प्रेशर भी डिक्रीज कर रहा है, साथ ही साथ फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज कर रहा है। तो आपने कहा कि सर ये वाला जो पोर्शन ये क्या हो गया, डेल्टा टीएफ नॉट, और ये जो पोर्शन है आपका ये क्या है, डेल्टा टीपी। ये है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और क्या है, टेम्परेचर इन फ्रीजिंग पॉइंट। दिस पोर्शन इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और ये क्या है आपका, डिफ्यूजन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आपको पता है डिफ्यूजन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बात करें, ठीक है। आप इसे जल्दी से नोट कर लें, फिर आगे। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि आखिर ये बताइए डेल्टा टीएफ किसके ऊपर डिपेंड करेगा। आप कहेंगे सर डेल्टा टीएफ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ऑब्वियसली सॉल्यूट का हमको जो कॉन्सेंट्रेशन होगा उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। जब आप लिक्विड के बारे में बात करते हैं, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर है सर लिक्विड फेज में, लेकिन जब वो सॉलिड फेज में आए तो उसका वेपर प्रेशर इतना होगा। आपने कहा कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज। हमेशा ये तो ऑब्वियसली पता है, ये सबको पता है कि सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर लिक्विड फेज के वेपर प्रेशर के हमेशा इक्वल होता है। बट एक ऐसा पॉइंट भी होता है जब ये इक्वल होता है, ना सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर और ना ही लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर वेरी कर रहा होगा। उस टाइम पे सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर लिक्विड फेज के वेपर प्रेशर के इक्वल होगा। ये वही टेम्परेचर है जिस पर सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल होता है, जिसे आप फ्रीजिंग पॉइंट का नाम देते हैं, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट में सॉलिड फेज और लिक्विड फेज का जो वेपर प्रेशर वो आपस में इक्विलिब्रियम में आ जाता है। तो यहाँ पे सॉलिड फेज और लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर इस पर्टिकुलर टाइम पे आप देखिए इक्विलिब्रियम में आ गया है, अब कोई चेंज नहीं। लेकिन जैसे आपने उसमें नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिलाया, नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिलाते ही आप देखेंगे सारी चीजें डाउन हो जाएंगी। ये जो पॉइंट आपको दिखा ये क्या है, एकदम प्योर वाले का वेपर प्रेशर। कोई दिक्कत है नहीं, मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिखवा दे रहा हूँ। एट अ गिवन टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ये तो आपको पता है, किसी टेम्परेचर पे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर तो कम होगा। तो हमने क्या किया, जो सॉल्यूशन वाला जो ग्राफ बनाएंगे तो सॉल्यूशन वाला ग्राफ क्या होगा, नीचे, हमेशा नीचे की तरफ आएगा। और जब वो नीचे की तरफ आ रहा तो वो इस वाले पोर्शन को कहाँ पे कट किया, यहाँ पे आके कट किया। इसका मतलब अब जहां पे ये कट करेगा वहीं पे तो लिक्विड फेज और सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर इक्वल होगा, और लिक्विड और सॉलिड का वेपर प्रेशर अगर इस पॉइंट पे इक्वल हो रहा है, इस पॉइंट पे कट हो रहा है, दैट मींस अब जाकर के जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो ये वाला हो जाएगा। पहले फ्रीजिंग पॉइंट ये था, अब ये फ्रीजिंग पॉइंट होगा। तो पिछले वाले फ्रीजिंग पॉइंट को डेल्टा टी नॉट दिया था, और इस वाले फ्रीजिंग पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, टी एफ। डेल्टा टी एफ नॉट पिछले वाले फ्रीजिंग पॉइंट को यानी कि ओरिजिनल फ्रीजिंग पॉइंट को दिया था, और अब वाले फ्रीजिंग पॉइंट को हम टी एफ नाम देंगे। ध्यान से देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये डेल्टा टीएफ जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो वही जो हमेशा की तरह डेल्टा टीएफ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपको पता है डेल्टा टीएफ डिपेंड करेगा
कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। और अगर डेल्टा टी एफ निकालना हो तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू किसकी वैल्यू ज्यादा है, टी एफ नॉट की वैल्यू ज्यादा है। टी एफ नॉट की वैल्यू ज्यादा है, टी एफ की वैल्यू कम है, यानी कि डेल्टा टी एफ दिस इज इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ। ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आपको ये बात बताई जाए तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। आप देखें डेल्टा टी एफ दिस इज इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ, ठीक। आपको फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बात करें तो द डिफ्यूजन फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा डेल्टा टी एफ के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी कि डेल्टा टी एफ दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। क्यों मोलैलिटी? फिर से मैंने मोलैलिटी यूज किया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी हमने टेम्परेचर यूज किया, टेम्परेचर का फंक्शन है, इसलिए फिर से मैंने मोलैलिटी यूज किया। डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी एम। फिर से मोलैलिटी, यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो हमने क्या लगा दिया, के एफ लगा दिया। तो डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू एम। के एफ क्या है? के एफ क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट डिफ्यूजन कांस्टेंट है, या इसे आपको मोलर डिफ्यूजन कांस्टेंट बोल सकते हैं, या आप क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलेंगे, आपकी मर्जी, आप जो चाहे उसे बोल सकते हैं। ओके। फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज मोलर डिफ्यूजन कांस्टेंट, आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? आप मोलैलिटी को बस क्या कर दें, 1 कर दें। अगर मोलैलिटी 1 हो गई तो डेल्टा टी एफ किसकी इक्वल हो जाएगा, के एफ की इक्वल हो जाएगा। अब यहां से हम डेफिनेशन लिखेंगे, क्या? मोलर डिफ्यूजन कांस्टेंट के एफ कैन बी डिफाइंड एज diffusion in freezing point when 1 mole of solute is dissolved in 1 kilogram of solvent। 1 मोल अगर सॉल्यूट 1 किलोग्राम सॉल्यूट में डिसॉल्व किया गया तभी तो m की वैल्यू 1 होगी। m की वैल्यू क्या होती है? मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 1 किलोग्राम। और मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 1 मोल। तो 1 मोल सॉल्यूट के अगर 1 किलोग्राम में डिसॉल्व कराएं तो जितना लोअरिंग इन वेपर डिफ्यूजन इन फ्रीजिंग पॉइंट जितना होगा, वही डिफ्यूजन इन फ्रीजिंग पॉइंट मोलर डिफ्यूजन कांस्टेंट के नाम से जाना जाएगा। जरा इसको आप नोट करें, ठीक है। आपने इसे नोट कर लिया, फिर आगे। अब जरा देखें, अगर मैं इसमें यूनिट निकालना होता है केएफ के लिए तो कैसे निकालूंगा? आपको तो ऑलरेडी पता ही है, केएफ की यूनिट निकालने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करने की कोई जरूरत नहीं। आप बस इसको ऐसे लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? आप कहेंगे सर यहाँ पे के एफ की जो वैल्यू होगी वो किसकी इक्वल होगी? डेल्टा टी एफ डिवाइडेड बाई एम। डेल्टा टी एफ कितना होता है? केल्विन। एम की वैल्यू क्या होता है? किलोग्राम पर मोल, यानी कि यूनिट ऑफ के एफ की वैल्यू भी क्या होगी? केल्विन किलोग्राम पर मोल। इसके पहले केबी की भी यूनिट क्या थी? केल्विन किलोग्राम पर मोल। इसी तरीके से के एफ की भी यूनिट केल्विन किलोग्राम पर मोल हो जाएगा, ठीक है। तो ये यूनिट आप लोगों ने देखी, ठीक। अब नेक्स्ट है कि केएफ किसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो केएफ सिर्फ और सिर्फ, इस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इसे नोट करें, केएफ डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट है उस सॉल्वेंट के नेचर के ऊपर केएफ डिपेंड करेगा। अब मैं अलग अलग को सॉल्यूशन दे देता हूँ, आप उसमें यहाँ पे एक डेटा है जिसे आप ध्यान से देख सकते हैं। अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर का जो केएफ होगा, वो जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, मेरे ख्याल से सबको पता है प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 273, 0 डिग्री सेल्सियस। तो प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 273 या 273.15 आप बोल सकते हैं, और उसका जो केएफ आएगा 1.86 आएगा। इसी तरीके से आप इथेनॉल का केएफ अलग होगा, साइक्लोहेक्सेन का केएफ अलग होगा, सबका केएफ अलग अलग होगा। वो डिपेंड करेगा किस टाइप का सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट चेंज होगा, केएफ की वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। तो केएफ किसके ऊपर डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, इसे नोट कर लिया। अब फिर से केएफ की जो वैल्यू है, एक बात जरा ध्यान से देखें। अगर आपको हीट ऑफ फ्यूजन पता हो और टीएफ की वैल्यू पता हो तो आप केएफ का एक और फॉर्मूला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका यूज करके आप केएफ निकाल सकते हैं। हालांकि केएफ हमेशा गिवन होगा, केएफ हमेशा क्वेश्चन में, आपके लिए तो केएफ हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, लेकिन अगर आप केएफ निकालना चाहते हैं तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इस फॉर्मूले में आर क्या है, इस फॉर्मूले में M1 क्या है, टीएफ क्या है, डेल्टा एफ एच क्या है, उन सारी चीजों को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। आर क्या है? गैस कांस्टेंट, जिसे आप बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। M1 क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। एंड टीएफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये तो आप जानते हैं, ठीक है। तो ये सारी डेटा आप उठा करके इसके अंदर जब पुट करेंगे तब जाकर के ये केएफ की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड सबसे आखिरी में डेल्टा टीएफ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो है एंथैल्पी फॉर फ्यूजन ऑफ द सॉल्वेंट।
सॉल्वेंट का जो फ्यूजन होता है उस टाइम पे जो एंथैल्पी होगी, उस एंथैल्पी अगर आपको पता हो, एंथैल्पी पता हो, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट पता हो, M1 पता हो, R की वैल्यू तो मान लो रटा ही होगा, इससे आप KF की वैल्यू निकाल सकते हो। वैसे आपको निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि आपके क्वेश्चन में KF की वैल्यू हमेशा दिया है। ओके, जरा इसको आप नोट करें, आगे बढ़ेंगे फिर। अगर मैं आपसे ये मानता, फिर से वही क्वेश्चन, तो वेट ऑफ सॉल्यूट W2 ग्राम है और वेट ऑफ सॉल्वेंट W1 ग्राम है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट M2 है, तो आपको पता है ना मोलैरिटी कैसे निकालते हैं। मोलैरिटी कैसे निकालते हैं जरा बताइए। आप कहेंगे सर मोलैरिटी निकालना क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, यही होता है मोलैरिटी। ठीक है, फटाक से मोलैरिटी निकाल लीजिए। और एक बार आपको मोलैरिटी पता चल गई, उस मोलैरिटी का जो वैल्यू है उठा करके आप उस फॉर्मूले में, पुराने वाले फॉर्मूले में डालेंगे, इससे आपको एक फाइनल फॉर्मूला निकल के आ जाएगा डिफरेंशियल ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का। कैसे? मोलैरिटी की वैल्यू W2 × 1000 डिवाइडेड W1 × M2, ये कि पहले वाले में मैंने आपको बताया था, इस वाले में भी आपको बता रहा हूं। ठीक है, इसके पहले वाले में ये मोलैरिटी का यही वैल्यू था, इस वाले में यही वैल्यू। तो डेल्टा TF = KF × M, M की वैल्यू उठा करके यहाँ से उठा के यहाँ पे पुट करेंगे, तो डेल्टा TF = KF × W2 × 1000 डिवाइडेड बाय W1 × M2, ये आपका डेल्टा TF का फॉर्मूला। फिर से मैं वही बात आपको कहूंगा, आपको क्या करना है, अगर आपके पास कोई बहुत बड़ा सब्सटेंस है, बहुत बड़ा पॉलीमर है, बायोमोलिक्यूल है और उसका मॉलिक्यूलर मास आपको पता नहीं है और आपको KF की वैल्यू पता है, तो आप बस इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू डाल करके सारी चीजें निकाल सकते हैं। अगर आपको बहुत बड़ा पॉलीमर आपको दिखाई दे, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज या फिर सेलुलोज या इन सब चीजों का अगर आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो आप इसका यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, नोट करें, पॉइंट लिखें। द मोलर मास ऑफ नॉन ionic solute can be calculated by studying in diffusion in freezing point. freezing point की diffusion से हम निकाल सकते हैं। आइए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ये लेक्चर खत्म होगा। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C, जिसे C6H8O6 फॉर्मूला दे रखा है, टू बी डिजॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाई 1.5 केल्विन। ठीक है, KF = 3.9 केल्विन किलोग्राम पर मोल। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ें और खुद से करने की कोशिश करें। एक बार आप ये खुद क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, नहीं आएगा तो मैं तो कर ही रहा हूँ। सबसे पहला काम क्या होगा, जो जो गिवन है उसको एक जगह पे कलेक्ट करें, क्या क्या गिवन है देख लेते हैं और उसको एक जगह कलेक्ट करें। ठीक है, W1 कितना है, 75 ग्राम, जो कि पहले से गिवन है। डेल्टा TF कितना है, 1.5 केल्विन, पहले से गिवन। KF की वैल्यू 3.9 केल्विन किलोग्राम पर मोल, पहले से गिवन। M2 की वैल्यू हमने उस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया 176, ये सारी बातें हमें पता चलेगी। W2 की वैल्यू क्या करना है, निकालना। बहुत ही सिंपल है, क्या करना, ये तो गिवन है, ये निकालना। फॉर्मूला यूज किया, M2 = KF × इतना समथिंग समथिंग लाइक दैट। आपने कैलकुलेट किया, फाइनली W की जो वैल्यू आई कैलकुलेट करने के बाद वो आ गई आपकी 5.077 ग्राम, ये आपकी W2 की वैल्यू आई। बहुत ही आसान था, कोई सोचने वाली बात ही नहीं थी। आपने क्या किया, W किया, W1 दिया है, डेल्टा TF दिया है, KF की वैल्यू दिया है, M2 की वैल्यू दिया है, W2 की वैल्यू निकालना है, तो फॉर्मूला आपके पास यही तो है, चाहे KF वाला चाहे M2 वाला, जो मन के वो फॉर्मूला यूज करो। तो यहाँ से M2 की वैल्यू पता है, KF पता है, W2 निकालना था 1000, W1 दिया है, डेल्टा TF दिया है, सब दिया है, उठा के वैल्यू पुट करो, कैलकुलेशन है, कैलकुलेट कर लो और आपका आंसर है W2 = 5.077 ग्राम। मेरे ख्याल से ये भी आप अच्छे से समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको जरा देखो। जो फाइनल आपका आंसर आया वो कहता है कि 5.077 ग्राम ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड dissolved in 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय 1.5 केल्विन। अगर आपने इतना ग्राम एस्कॉर्बिक एसिड डिसॉल्व किया है 75 ग्राम एसिटिक एसिड में, तो वो इसके फ्रीजिंग पॉइंट को, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट दोनों सेम है, मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट को 1.5 केल्विन डिसॉल्व कर देता है। आप कहेंगे कैसे मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट सेम है, तो मैं आपको बताऊं। जरा बताइए, वाटर कितने डिग्री पे फ्रीज होता है, आप कहेंगे 0 डिग्री। मैं आइस कितने डिग्री पे मेल्ट होता है, आप कहेंगे 0 डिग्री। सो ये बात है,
फ्रीजिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट दोनों 0 डिग्री। इसका मतलब किसी भी सॉल्वेंट का लिक्विड फेज में फ्रीजिंग पॉइंट होगा और वो सॉलिड में है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, और दोनों हमेशा सेम रहेगा। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन देखा और क्वेश्चन को सॉल्व किया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारे तरीके से मैंने आपको ये पूरा का पूरा पढ़ा दिया। जाने से पहले बस इतनी बात कहूंगा, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो लाइक और शेयर भी कर लो, ठीक है। ओके, मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में, हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, बाय बाय।